नमस्कार। देखिए, आज हम एक बहुत ही डीप, डेटा ड्रिवन और फॉरेंसिक एनालिसिस करने जा रहे हैं। कल्याणपुर अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र के 2025 के चुनावी नतीजे सिर्फ एक हार या जीत की आम कहानी नहीं है। ये एक केस स्टडी है कि कैसे संसाधन, जनसांख्यिकी और व्यवस्था एक डेमोक्रेटिक मैंडेट को आकार देते हैं। हमारा मकसद यहां किसी व्यक्ति विशेष पर निशाना साधना नहीं है। हमारा अप्रोच पब्लिक इंटरेस्ट गवर्नेंस का है। हम सिस्टम का विश्लेषण करते हैं, व्यक्तियों का नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस रोड मैप को हम मुख्यतः 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले पल्स ऑफ द सॉइल यानी जमीन की नब्ज, फिर चुनावी नतीजों की चीरफाड़, उसके बाद हम डेमोग्राफिक फॉल्ट लाइन समझेंगे और फिर संसाधनों यानी रिसोर्सेज की भूमिका देखेंगे और अंत में भविष्य के लिए एक प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। पल्स ऑफ द सॉइल। चुनाव सिर्फ हवा में या आंकड़ों पर नहीं लड़ा जाता, ये एक जमीनी वास्तविकता की बुनियाद पर लड़ा जाता है। कल्याणपुर को सिर्फ नक्शे पर मौजूद एक हिस्सा मत मानिए। ये बिहार और भारत की कृषि आर्थिकता का एक जीता जागता थिएटर है। यहाँ की जो राजनीति है वो मौसम के चक्र और बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से तय होती है। यहाँ का आम नागरिक हर दिन अपनी रोजी रोटी और अपने एवरीडे सम्मान के लिए एक लंबा संघर्ष करता है। यहाँ की जो मूल समस्या है वो सीधे तौर पर कृषि संकट से जुड़ी है। हर साल बागमती नदी में आने वाली बाढ़ खरीफ की फसलों को पूरी तरह तबाह कर देती है। इस तबाही का असर सीधा लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सोचिए, यहाँ 44% बच्चों में स्टंटिंग यानी अवरुद्ध विकास की समस्या है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक गंभीर कुपोषण का संकेत है। और जब कृषि व्यवस्था इस तरह टूट जाती है तो मजबूरी में युवाओं को भारी मात्रा में पलायन यानी आउटवर्ड माइग्रेशन करना पड़ता है। ये जमीनी सच्चाई वहां के इलेक्टोरेट की मानसिकता को बहुत गहराई से आकार देती है। जमीनी हकीकत को समझने के बाद अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ द आउटकम पर। आइए क्लिनिकल तरीके से इन नतीजों की चीरफाड़ करते हैं और समझते हैं कि आखिर वर्डिक्ट इस तरफ क्यों गया। 16.1%, 16.1%, ये वो निर्णायक जीत का मार्जिन है जिससे इनकम्बेंट कैंडिडेट महेश्वर हजारी ने 2025 का चुनाव जीता। उन्होंने 38,586 वोट्स के अंतर से जीत हासिल की। अगर हम इसकी तुलना पिछले चुनाव से करें, जहां मार्जिन मात्र 5.6% था, तो यह साफ दिखता है कि यहां एक सटीक चुनावी इंजीनियरिंग और कंसोलिडेशन काम कर रहा था। यहां एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा हमारे सामने आता है। 2020 में वोटर टर्नआउट 60.30% था, जो 2025 में अचानक बढ़कर 73.76% हो गया। आमतौर पर पॉलिटिकल सर्कल्स में ऐसी वोटिंग सर्च को एंटी इनकम्बेंसी माना जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए, यहां मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग चला। इस ड्रामेटिक टर्नआउट सर्ज ने विपक्ष को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इसने सत्ता पक्ष के साइलेंट वोटर बेस, विशेषकर अपर कास्ट और ईबीसीज को एग्रेसिवली मोबिलाइज कर दिया। इन आंकड़ों और विजय अनुपात से परे एक बात जो हमें एज अ मैच्योर डेमोक्रेसी हमेशा याद रखनी चाहिए, वो है हमारा संवैधानिक आधार। देखिए, हर एक रजिस्टर्ड वोट सिर्फ ईवीएम में दर्ज एक संख्या नहीं होता। ये एक नागरिक के रोजमर्रा के सम्मान यानी उसकी एवरीडे डिग्निटी का प्रतीक है। ये एक सूचित सार्वजनिक संवाद यानी इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का माध्यम है। जब हम इन नतीजों को देखते हैं तो वास्तव में हम जनता की आवाज और उनकी गरिमा का विश्लेषण कर रहे होते हैं। आइए अब गहराई में उतरते हैं और उस सामाजिक ढांचे को समझते हैं, डेमोग्राफिक फॉल्ट लाइंस को, जिसने इस चुनावी मुकाबले की बिल्कुल रिजिड सीमाएं तय कर दी थीं। कल्याणपुर का डेमोग्राफिक ढांचा बेहद स्पष्ट और बटा हुआ है। यादव 14.26% और मुस्लिम 10.62% हैं। दुसाध 5.31, रविदास 5.25 और कोयरी लगभग 4.21% हैं। विपक्ष ने रविदास, यादव और मुस्लिम वोट को मिलाकर एक बेस बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन राजनीति में एक मैथमेटिकल सीलिंग होती है। जब एनडीए ने अपने अलाइड कास्ट ग्रुप्स का एक यूनाइटेड ब्लॉक बनाया, तो उसके सामने विपक्ष का अरिथमेटिक एक तयशुदा सीमा से आगे नहीं बढ़ पाया। इस मैथमेटिकल सीलिंग को मेंटेन रखने में एक और बहुत बड़े फैक्टर ने काम किया, जिसे हम द स्पॉइलर इफेक्ट कहते हैं। 2025 में जनस्वराज पार्टी को 16,574 वोट्स यानी लगभग 6.92% वोट मिले। क्लिनिकल तौर पर देखें तो इसने एक स्ट्रक्चरल बफर का काम किया। इसने उन युवा और एंटी इनकम्बेंट महादलित वोटरों को बांट दिया जो सीधे तौर पर चैलेंजर के खाते में जा सकते थे।
इस फ्रैगमेंटेशन ने अल्टीमेटली एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को ही प्रोटेक्ट किया। राजनीति केवल जनसंख्या का खेल नहीं है दोस्तों, ये रिसोर्सेज यानी संसाधनों का खेल है। आइए इस नतीजे के पीछे छिपे सबसे गंभीर सिस्टमगत विषमों, सिस्टमैटिक असिमेट्री पर चर्चा करें। कई बार चुनाव की पूरी कहानी सिर्फ इन आंकड़ों पर आकर टिक जाती है। एक तरफ इनकम्बेंट उम्मीदवार हैं जिनकी डिक्लेयर्ड एसेट्स 10.9 करोड़ रुपए हैं, और दूसरी तरफ एक जमीनी चैलेंजर हैं जिनकी एसेट्स मात्र 53.3 लाख रुपए हैं। ये लगभग 1/20 का विशाल गैप है। जब फाइनेंशियल डिस्पैरिटी इतनी बड़ी हो तो एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट कैंडिडेट के लिए अपना नैरेटिव लोगों तक पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। हम यहाँ व्यक्तियों की आलोचना नहीं कर रहे, हम उस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर देता है। संसाधनों के कमी के अलावा एक और बहुत ही गंभीर समस्या इलेक्टोरल डिसइंफ्रेंचाइजमेंट की सामने आई। ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत बिना प्रॉपर ड्यू प्रोसेस के मार्जिनलाइज्ड वोटर्स के नाम रोल से काट दिए गए। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में यहां भारत के DPDP डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क की अहमियत नजर आती है। नागरिकों के डेटा का उपयोग प्राइवेसी और कंसेंट के आधार पर और पूरी ट्रांसपेरेंट डेटा प्रैक्टिसेस के साथ होना चाहिए ताकि किसी का भी वोट देने का अधिकार छीना ना जा सके। तो अब तक हमने जमीनी समस्याओं, चुनावी आंकड़ों और स्ट्रक्चरल ब्लॉकेट्स का बहुत क्लिनिकल विश्लेषण किया। So until now we have clinically analyzed the ground problems, electoral data and structural blockades. लेकिन हमारा काम सिर्फ समस्या बताना नहीं है। आइए अब इस क्षेत्र के लिए एक प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट पर बात करते हैं। डेटा इंजीनियरिंग फॉर पैरिटी। डेटा इंजीनियरिंग फॉर पैरिटी। इस पैरिटी को लाने के लिए एक सटीक फेज्ड लैडर स्ट्रैटेजी की जरूरत है। सबसे पहले इस 1:20 के एक्सट्रीम फाइनेंशियल गैप को ठीक करना होगा, जिसके लिए टॉप लीडरशिप द्वारा सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशनल फंडिंग का होना आवश्यक है। दूसरा, अलायंस के अंदर वोट ट्रांसफर इंश्योर करने के लिए लोकलाइज्ड माइक्रो रैलीज करनी होंगी। और तीसरा, सबसे अहम ऑपरेशनल स्टेप, मॉनसून के दौरान सिर्फ सरकारी मशीनरी के भरोसे न बैठकर फ्लड जोन्स में इंडिपेंडेंट रिलीफ ऑपरेशंस चलाने होंगे। तभी जमीन पर असली गुडविल बनती है। नैरेटिव के फ्रंट पर बात करें तो मैसेज को जमीन तक पहुंचाने के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, जिसे हम व्हाट्सएप पॉड आर्किटेक्चर कहते हैं। कैपिटलाइज्ड मेनस्ट्रीम मीडिया से मुकाबला करने के लिए 150 जोग्राफिकली साइलोड ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी होंगी, जिनमें हर एक में लगभग 256 यूजर्स शामिल हों। ये फ्रेमवर्क आपको वेलफेयर स्कीम्स में हो रहे लीकेज और लोकल ग्रीवेंसेस को सीधे वोटर तक बिल्कुल हाइपर टारगेटेड तरीके से पहुंचाने की शक्ति देता है। अंत में इस पूरे आकलन का निचोड़ यही है। इन द एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर असेसमेंट। आज के दौर में चुनाव सिर्फ प्रचार नहीं है। इन टुडेज एरा इलेक्शंस आर नॉट जस्ट कैंपेनिंग। एक क्षेत्र को असल में उत्थान देने के लिए एक सटीक डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क और मानवीय संवेदना, डीप ह्यूमन एम्पैथी के मिश्रण की जरूरत होती है। To truly uplift a constituency, a mix of an accurate, data-driven framework and human sensibility, deep human empathy is needed. इसलिए हम मानते हैं कि elections are ultimately data engineering for governance. That is why we believe that elections are ultimately data engineering for governance. If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1680. Purpose Beyond Politics.